पर्चा प्रस्तुति का विषय है पर्यावरण और लोकतांत्रिक संरक्षण अंगोर के विशेष संदर्भ में। पर्यावरण संरक्षण और लोकतांत्रिक संरक्षण एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। पर्यावरण संरक्षण में जल, वायु, जंगल आदि का संरक्षण निहित है, जबकि लोकतंत्र में न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि तत्वों का संरक्षण निहित है। पर्यावरण के बिना मानव जाति का अस्तित्व नहीं होता। कृषि, व्यवसाय, विकास सभी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि सभी मानव जीवन को खतरे में डालते हैं। प्रकृति की संतुलित अवस्था को बनाए रखने के लिए उसका संरक्षण आवश्यक है। समानता, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता से युक्त मानव जीवन से ही कोई भी राष्ट्र संपूर्णता हासिल कर सकता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी लोकतंत्र लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन है। प्रजाओं का संरक्षण न करने पर वहां लोकतंत्र की हार हो जाती है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज उनके अनेक प्रकार से लोकतंत्र का हनन होता है। धर्म, राजनीति दल आदि के नाम पर अधिकारी वर्ग एक दूसरे से लड़ते हैं। वोट देने वाले हर आदमी एक गद्दे की तरह होते हैं। सत्ता हमेशा के लिए उन लोगों के बारे में सोचती है और उन लोगों के साथ होती है जो उनको फायदा पहुंचाते हैं। लोकतांत्रिक समाज में समानता अनिवार्य है। कोई राजनेता या सरकार किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं कर सकता। कानून सभी लोगों के लिए समान है। जसिंदा केरकेट्टा की हूल की हत्या कविता में लोकतंत्र का पक्ष मुख्य रूप से आदिवासी विद्रोह के माध्यम से उभरता है। कविता में पेड़, सिद्धो और कान्हू जैसे नायकों को बलिदान का स्मारक बनकर खड़ा है और अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज को अमर बनाया हुआ है। कविता उन शोषणकारी शक्तियों को चुनौती देती है जो समय समय पर समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। फूल की हत्या कविता में पेड़ खुद को उस ऐतिहासिक क्रांति स्थल का गवाह बताता है जहां 1855 का संदाल हूल हुआ था। पेड़ वक्त की अदालत में एक जिंदा गवाह के रूप में खड़ा है जो हूल विद्रोह के हत्यारों को पहचानता है। पेड़ बताता है कि उसके तने पर रस्सी की रगड़ के निशान है जिससे विद्रोहियों को फांसी दी गई थी। पेड़ याद करता है कि संथाल विद्रोह के नायक सिद्धो और अन्य लोगों के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया और उसी के तने पर छूले गए। विद्रोहियों के पसीने के अंतिम गंध आज भी उसे जंगल की शिराओं में बहती हुई महसूस होती है। पेड़ उस दर्द को याद करता है जब विद्रोही चटपटाते पैर उसके तने से टकराते थे। उसके लिए यह एक गहरी चोट की तरह थी। विद्रोह की दर्द भरी पुकार से जंगल में संजोई हुई यादें जाग उठती है। शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करने की चाह प्रबल होती है। पेड़ खुद को उस इतिहास का हिस्सा बताता है जिसने कई पीढ़ियों में वीर सपूतों की सहारा दिया है। एक जिंदा सबूत के रूप में पेड़ वक्त की कब्र पर खड़ा है। वक्त की अदालत उससे विद्रोहियों के हत्यारों के चेहरे पूछती है। पेड़ कहता है कि शोषकों के चेहरे हर काल में एक जैसे होते हैं। उन सभी चेहरों में निर्दयता और लालच भरे हुए हैं। शोषक हमेशा कुछ पाने की लालसा में खड़कते रहते हैं। उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। अदालत शोषकों को न्याय देने में असमर्थ व्यक्त करती है और खुद को अनिश्चित काल तक स्थगित कर देती है। यह कविता 1855 के संथाल हूल विद्रोह और उसके क्रांतिकारियों की कुर्बानी को याद दिलाते हुए शोषकों के बदलते चेहरे और सत्ता की निष्ठुरता को उजागर करती है। मेरे हाथों के हथियार कविता में जसिंदा जी रोज देखती है कि उसकी माँ खेतों में काम करने के बजाय हथियार लेकर जाती है जो संघर्ष का संकेत है। वह माँ का पीछा करती है और देखती है कि वह एक बड़े समूह में शामिल हो जाती है। माँ उस भीड़ में खो जाती है जो विरोध प्रदर्शन कर रही है। उस भीड़ के लोग नारे लगाते हुए दूर चले जाते हैं जिससे माँ की अनुपस्थिति महसूस होती है।
माँ उस रात पर लौटती है तो उसके सिर पर पट्टी बांधी हुई थी। जिसंदा जी माँ को देखती है और उसके खून को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ उसे गोद में लेकर बताती है कि वे अपनी भूमि और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माँ उससे बताती है कि उसे भी भविष्य में इस संघर्ष को जारी रखना होगा। अगले दिन माँ फिर से तीर कमान लेकर लड़ाई पर निकल जाती है। वह रात भर माँ का इंतजार करती, लेकिन वह घर नहीं लौटती। उन्हें समझ में नहीं आता कि माँ क्यों नहीं लौटती। वर्षों बाद यह समझ में आता है कि माँ तीर कमान लेकर लौटने नहीं गई थी। अब माँ के सपनों को बचाने के लिए खुद संघर्ष करती है। वह अपने गहरे दर्दों के साथ संघर्ष करती है। यह संघर्ष सदियों से चला आ रहा है। लोग इस संघर्ष को केवल एक लड़ाई के रूप में देखते हैं और उनके दर्द और जख्म को नहीं समझते हैं। लोग यह भी नहीं देखते हैं कि कैसे उनकी भूमि और संसाधनों को सदियों से छीनने के कारण उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अन्य लोग केवल उनके भूमि, जंगल और हथियारों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, जबकि उसके संघर्ष और दर्द को नजरअंदाज करते हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि एक सामाजिक और ऐतिहासिक संघर्ष है। यह संघर्ष न केवल उनकी जमीन और संसाधनों की रक्षा के लिए, बल्कि अपने परिवार और पूर्वजों के सपनों को बचाने के लिए भी है। नदी, पहाड़ और बाजार कविता में जसंदा जी पर्यावरण संरक्षण और लोकतांत्रिक अधिकारों का संवेदनशील चित्रण करती है। वो दिखाती है कि कैसे विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। यह परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों के लिए भयावह साबित हो रहा है। इस कविता में जसंदा जी आधुनिकता के शहरीकरण के कारण प्रकृति के नष्ट होने और ग्रामीण जीवन में आए बदलाव की व्यथा को व्यक्त किया है। कविता में जसंदा जी मेम का प्रयोग करती है। अपनी नन्ही पीढ़ी को गांव की पुरानी यादें दिखाने के लिए उनके हाथ ले जाती है। पगडंडी पर चलते हुए वह उसे बताती है कि वहां आज सूखी दरारों के सूखी दरारें और बंजर जमीन है। कहीं वहां नदी बहा करती थी और ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, पर अब वहां खलिहान की जगह कब्रिस्तान और सूखी जमीन है। जब वे बासा पहुंचते हैं तो दुकानदार से बारिश, गीली मिट्टी, नदी, डिब्बाबंद पहाड़ और प्रकृति खरीदने की बात करती है, जिससे यह प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है कि प्रकृति का अस्तित्व अब केवल बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गया है। दुकानदार बताता है कि यह सब दूसरे ग्रह से लाया गया है और यह इसलिए महंगा है। अंत में जब वह भुगतान करने के लिए साड़ी का पल्लू टटोलती है तो उसे महसूस होता है कि वहां केवल उसकी पहचान और अस्तित्व बचा है। कविता का सार ये है कि आधुनिकता और विकास के नाम पर प्रकृति का शोषण होता जा रहा है, जिससे ग्रामीण जीवन की जड़ें खत्म हो गई है और लोग अपनी पहचान और अस्तित्व होते जा रहे हैं। नन्ही पीढ़ी के सवालों के माध्यम से कवयित्री आदिवासी संस्कृति के साथ पर्यावरण का भी विलुप्त हो जाना दिखाती है। यही बदलाव हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता को भी उजागर करता है, जो आदिवासी संसाधनों और उनकी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा नहीं कर सकती। कविता में बाजार में बारिश, मिट्टी, नदी, पहाड़ और प्रकृति को एक वस्तु के रूप में दिखाया गया है, जो खरीदने बेचने की चीज बन गई है। यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति जो सभी के लिए आवश्यक है, अब बाजार की वस्तु बन चुकी। यह कविता एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि लोकतंत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और जनता की भागीदारी के अधिकारों का क्या अर्थ रह गया है। संविधान के अनुसार हर नागरिक को अपने पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 48A के तहत राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्यावरण की रक्षा करेगा, लेकिन वास्तविकता में आदिवासी क्षेत्रों में संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। ओ शहर एक छोटी कविता है। इसमें कवयित्री ने शहरीकरण और विकास के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों के विस्थापन और उनके जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला।
ग्रामीण लोग अपने घरों, पुआल, मिट्टी और खपरों की छोड़कर मजबूरन शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कवि कवयित्री ने इन प्रतीकों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सरलता और उसकी परंपरागत जड़ों को उजागर किया है। वे शहर से सवाल करते हैं कि क्या कभी उसे भी विकास के नाम पर उजाड़ना पड़ता है, जैसे ग्रामीण को अपने घरों से उजाड़ कर दिया जाता है। कविता में लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय का उल्लंघन स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। विकास के नाम पर गरीबों वे घर उजाड़ दिए जाते हैं, जबकि उनकी भागीदारी या सहमति के बिना ही उनके भविष्य के निर्णय ले जाते हैं। यह लोकतंत्र के उस आदर्शों को विपरीत है जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। विकास की धूल कविता विकास की प्रक्रिया के नकारात्मक भावों को उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि कैसे विकास के नाम पर लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। कविता की शुरुआत विकास की धूल से होती है, जो लोगों की सांसों को प्रभावित कर रही है। उनके हृदय में निराशा है और आंखों में उम्मीद है। लोग अब खेतों की ओर नहीं जाते। उनकी दिनचर्या कोयले लदे ट्रकों के पीछे दौड़ने तक सीमित हो गई है, जिससे उनकी पारंपरिक खेती की जिंदगी खत्म होती जा रही है। किसान के कंधे पर कुदाल की जगह अब चुप्पी है। वह चोर की तरह घर से बाहर निकलता है। हर रात उनके सपने रैंते जाते हैं। पूंजी बोलियां के कारण वह जिंदगी एक दांव पर लग जाती है। जब लोग सच्चाई की खोज करते हैं तो बूढ़े अनुभव के अनुसार केवल यही सुनने को मिलता है कि विकास की धूल और इसके प्रभावों ने जीवन को कठिन बना दिया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार evolution of the democracy is not possible if we are not prepared to hear the other side। यानी यदि हम दूसरे पक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो लोकतंत्र का कार्यान्वयन संभव नहीं है। आदमी की भाषा कविता में मौन और संवाद का महत्व है, जो यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में संवाद का होना आवश्यक है। जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तब जनादेश और आजाद का हनन होता है। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है, और जो दस्तावेजों में शब्दों की भीड़ भरने में व्यस्त है। पंक्तियां यह दिखाती है कि कैसे राजनीतिक ढांचे में अनौपचारिकताएं महत्वपूर्ण हो गई है और वास्तविक भावनाएं पीछे रह गई है। भूख और आग बनना कविता में लोकतंत्र के हनन की समस्या गहराई से व्यक्त गई है। कविता में भूख का चित्रण केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं की ओर इशारा करता है। कविता की पंक्ति इस प्रकार है, डिग्रियां चुपचाप उठकर उस आग की ओर चल देती है। यह दिखाती है कि शिक्षा और ज्ञान जो समाज की आवश्यकता है, वे भी भूख के खिलाफ संघर्ष असफल होते हैं। इस कविता में जसिंदा जी ने भूख की आग को जीवन की कठिनाइयां और संघर्षों का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया है। जब भूख एक तीव्र अग्नि का रूप लेती है, तो व्यक्ति की सभी इच्छाएं और उम्मीदें उसी ओर खींच जाती है। इस आग के बीच जीवन का स्थायित्व टूटने लगता है। मानव शरीर किसी गहरी चिंता में जलने लगा हो। भूख के कारण रातों अधिक कठिन हो जाती है। खड़िया की रस्सियां और भी खुदरती लगने लगती है, परंतु इस कठोरता में भी जीवन बार बार उठने और चलने का साहस करता है। भूख इतनी प्रबल हो जाती है कि मुर्गी के बांगने से भी पहले सुबह का एहसास होने लगता है और रात का सुकून सूरज निकलने तक अधूरा रहता है। ऐसे में साधारण भोजन जैसे कुर्दी की दाल या पत्तों में लिपटी रोटी भी विशेष बन जाते हैं। उनसे जीवन की गहरी आवश्यकता ही महक उठती है। यह अनुभव एक कविता के रूप ले लेता है, जो भूख की आग में पककर गुनगुनाने लगती है और कई घरों की भूख और पीड़ा को सामूहिक आक्रोश में बदल देती है, जो भूख के कारण के खिलाफ खड़ा होता है। इस प्रकार कविता भूख की पीड़ा को आवाज देती है, जो केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं
बल्कि जीवन के संघर्ष और अस्तित्व की प्रतीक है। यह लोकतांत्रिक संवेदनहीनता और अवशेषण की स्थिति को उजागर करती है। जब राजनीतिक तंत्र नागरिकों की आवश्यकताओं की अनदेखा करता है तो यह लोकतंत्र को कमजोर करता है। कविता फूक की आग पर पकी हुई गुनगुनाती है। यह पंक्ति संकेत देती है कि भूख एक सामूहिक समस्या है जो लोगों को एकजुट कर सकती है। जब लोग अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होते हैं तो यह लोकतांत्रिक भागीदारी का प्रतीक बनता है। इस प्रकार कविता यह दर्शाती है कि जब नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता तब लोकतंत्र का हनन होता है। लाल नदियां कविता में जसिंदा जी ने जंगल और प्रकृति के विनाश का मार्मिक चित्रण किया है। हजारों पेड़ों की कटाई के बाद अपराधी अपने खून से सने हाथ सारंडा की नदियों में धो लेते हैं, जिससे नदियां लाल हो गई है और दर्द में दहड़ाती है। सखुआ के पेड़ इन घटनाओं की गवाही देते हैं, जिसने अपनी शाखाओं पर इन जीवित स्मृतियों को संजोए रखा है। जंगल का दर्द न्याय की प्रतीक्षा करता है, लेकिन भूखे कागजों पर समझौतों के टप्पे लगते हैं और विश्वास धीरे धीरे डूबने लगता है। इस अन्याय के खिलाफ की गई पड़ताल और भूखी हड़तालों की कमजोर पड़ जाती है और उम्मीदों टूटकर अंधेरे में खो जाती है। अंततः ये लाल नदियां खून के आंसू बहाते हुए उस दर्द और इंतजार को दर्शाती है। जंगल की कटाई आदिवासी समाज पर गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि उनके जीवन, संस्कृति और आजीविका का मुख्य स्रोत जंगल ही है। आदिवासी समाज का जीवन जंगल से जुड़ा हुआ है। वे पेड़ों, पौधों और नदियों पर निर्भर रहते हैं और अपने पारंपरिक जीवन को जंगल के संसाधनों से ही संजोते हैं। जब पेड़ों की कटाई होती है, उनकी भूमि, जल स्रोत और खेती की जमीन नष्ट हो जाती है, जिसके कारण की आजीविका छिन्न जाती है और वे स्थापित होने पर मजबूर हो जाते हैं। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जंगल की कटाई आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन का संकेत देती है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के जीवन और संस्कृति की रक्षा की बात कही गई है और उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों को मान्यता दी गई है। इसके बावजूद विकास के नाम पर जंगल की अंधाधुंध कटाई आदिवासी समुदायों की अनुमति या भागीदारी के बिना की जाती है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। उनके पर्यावरण और जीवन पर हो रहे इस नकारात्मक प्रभाव के बावजूद उनकी आवाज को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे यह साबित होता है कि उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी में कमी है। कब्र पर मडुआ का अंकुर कविता में कवियत्री ने भूख से मरने वाले लोगों की दर्दनाक स्थिति को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। गांव में मिट्टी के एक ढीले पर मडुआ का अंकुर उग आया है, जो केवल मिट्टी का ढीला नहीं बल्कि भूख से मरे सुगुना की कब्र है। डर से छिपा यह बीज अब बारिश में भीगकर अंकुरित हो रहा है। सुगुना के अनाथ बच्चे अपने गोबर से लिपे आंगन में डंडे चूल्हे और धान के उगे अंगूरों को देखकर छटपटाते हैं, जबकि उसकी विधवा खाली टेक्सी के काले पेंदों के दर्द भरी नजरों से देखती है। वे भूख से तो नहीं मरेंगे, लेकिन आत्महत्या का रास्ता जरूर अपनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भूख से मरने पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन आत्महत्या से शायद उसकी आवाज सुनी जाए। उसकी आत्महत्या के बाद उनका दुख और अन्य ढंढे चूल्हों का भी ध्यान रखा जाएगा। उनकी लाशें उन नेताओं और अमीरों की सच्चाई सामने लाएगी जो सिर्फ वोट और नोट के लिए जनता का शोषण करते हैं। इस बीच कोई सुगना अंधेरे में भूख से तड़प कर मर जाता है। उसकी आवाज मडुआ के अंगूर के रूप में दुनिया तक पहुंचने की उम्मीद है। गुमनाम गांव आदिवासी जीवन, उनकी संस्कृति और बाहरी दुनिया के प्रभावों के बीच की जटिलताओं को उजागर करती है। यह कविता सारंडा के जंगलों में बसे एक गुमनाम गांव की तस्वीर
पेश करते हैं। आदिवासी लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली में जीते हैं। कविता की शुरुआत एक पुरातन क्षण के आगमन से होती है, जो जंगल की पंक्तियों पर गिरती किरणों के माध्यम से प्रकट होता है। वे मिट्टी के घर बना रहे हैं और पहाड़ों पर रास्ते बनाने का काम कर रहे हैं, जो उनकी पहचान और संस्कृति का प्रतीक है। हालांकि यह गांव बाहरी दुनिया से अज्ञात है। कविता में बताया गया है कि यहाँ की सांसें अंधेरे में चुपचाप चलती है। यह इस बात का संकेत है कि स्थानीय समुदाय अपनी पहचान और अधिकारों को खोने की कगार पर है। जब किसी की हत्या होती है तो उनकी लाश गुमनाम हो जाती है। बाहरी शक्तियों का आगमन इस गुमनाम गांव के लिए संकट लेकर आया है। कविता में कहा गया है कि शाही रथ केवल चंद चिन्हित गांवों में घूमते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाहरी लोग स्थानीय समुदायों की ओर अनदेखा कर रहे हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, जो आदिवासी जीवन को प्रभावित कर रहा है। बाहरी शक्तियों के प्रयासों के बावजूद गुमनाम गांवों की कहानियां और उनकी पहचान खोई हुई है। यह उस असमानता और शोषण को दर्शाता है कि जिसके कारण आदिवासी लोगों का अस्तित्व संकट में है। निष्कर्ष रूप में कहे तो आदिवासी कविताओं में लोकतंत्र एक गहरा और संवेदनशील विषय होता है, जो आदिवासी समाज के अधिकारों, संघर्षों और अस्तित्व की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अपेक्षाओं को अभिव्यक्त करता है। आदिवासी कविताएं अक्सर इस बात को उजागर करती है कि लोकतंत्र का असल उद्देश्य लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी आवाज को जगह देना है। विकास और आधुनिकता के नाम पर यह कई बार उनके अन्य अधिकारों को छीनने का कारण बन जाता है। जयसिंदा जी की कविताएं लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की मांग करती है, जहां हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय से हो, समान अधिकार मिले। यह स्पष्ट करते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया का नाम नहीं, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति को समानता और न्याय देने का माध्यम है। उनकी कविताएं एक ऐसी लोकतंत्र की आकांक्षा रखती है जो उन्हें केवल संविधान में दिए गए अधिकारों तक सीमित न करे, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन में उनके संसाधनों, जमीन और संस्कृति की सुरक्षा करे। धन्यवाद।